हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पार्ट 6 करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर होने और उसमें अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो अब आपको जो पुख्ता तैयारी करने की दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आपने दोस्तों कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने ये जो 6 वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट्स अगर आपने देख लिया तो आप गारंटीज जो है अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि और परमाणु अप्रसार संधि जैसे भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण डैश संधियों का विरोध करता है। तो भारत जो व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि और परमाणु अप्रसार संधि जैसे भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण संधियों का विरोध करता है, तो इसमें अन्यायपूर्ण नाभिकीय संधियों का क्या आएगा बी। इसका जो सही उत्तर होगा तो ए नाभिकीय संधि। जैसे अगर आप बात करें तो भारत सोल्ट 1 सोल्ट 2 इसके साथ साथ जो CTBT पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि ये हमारे लिए जो सो भेदभावपूर्ण था। और इसी संबंधी को जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, डैश में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था। तो चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कब कर लिया था? तो दोस्तों चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था 1950 में। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को कब घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को 7 दिसंबर 1946 को ही घोषित कर दिया था। जी हाँ, 7 दिसंबर 1946 को ही घोषित कर दिया गया था भारत की विदेश नीति को। चलिए नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों तो है 1960 में। जी हाँ, 1960 में सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध के दौरान भारत का मित्र देश कौन था? तो शीत युद्ध के दौरान भारत का जो मित्र देश था वो था दोस्तों सोवियत रूस। भारत म्यांमार के बीच संबंधों में मजबूती कब आई? तो भारत और म्यांमार के बीच संबंधों में जो मजबूती आई थी तो वह दोस्तों 90 के दशक के बाद आई। नेक्स्ट, कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इस संगठन की स्थापना की थी? तो देशों की संख्या थी 51 और इसमें भारत भी एक शामिल, यानी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की अगर बात की जाए तो संस्थापक सदस्यों में भारत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत भी उन 51 राष्ट्रों में से एक है जिन्होंने 51 देशों में से जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना में हुई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब होती है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो स्थापना होती है दोस्तों वो होती है 1948 में। जी हाँ, 1948 में WHO की स्थापना की जाती है। और इसी WTO की स्थापना भी आपसे पूछ सकते हैं 1995, यह हमने पहले ही करवा दिया दोस्तों आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आयोग की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आयोग की स्थापना वर्ष 1919 में होती है, यानी भी इसका सही उत्तर है। आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और किस प्रकार का संगठन, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसका पूरी तरह से क्लियरिटी दे दी, वहाँ से आपसे जाकर दोस्तों कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले अगर बात करें कुर्त वाल्डहिम, कोफी अन्नान, ट्राइबली, यूथांड, ये सभी दोस्तों जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। अब इनमें जो है सही कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं ट्राइगली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यूथांड बनते हैं। उसके बाद जाते हैं कुर्त वाल्डहिम एंड फिर बाद में कोफी अन्नान। तो इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो है डी, इसका सही उत्तर है दोस्तों। 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 2006 में संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्यों की संख्या थी तो वो थी दोस्तों वर्ष 2006 में 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे। तो सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ए इसका सही उत्तर है। नीति आयोग डैश के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग जो है सरकार के जो है एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है केंद्र सरकार के। राष्ट्रीय विकास परिषद ना तो डैश निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करें ना तो ये संवैधानिक निकाय और ना ही वैधानिक निकाय है। तो 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15,
सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली आप सभी को पता है दोस्तों, ये कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक विचारधारा पर आधारित थी। 15 का जो सही उत्तर है वो है ए। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का डैश बनाया गया, जबकि बोरिस येल्त्सिन को पार्टी का प्रमुख बनाया गया। तो मिखाइल गोर्बाचेव को वर्ष 1985 में क्या बनाया गया था दोस्तों? तो आप सभी को पता है, महासचिव थे ये। दूसरी दुनिया को साम्यवादी देश और तीसरी दुनिया को देश कहा जाता है। तो दूसरी दुनिया को साम्यवादी और तीसरी दुनिया दोस्तों कहा जाता है। अगर हम तीसरी दुनिया की अगर हम बात करें तो तीसरी दुनिया को जो है दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पर दूसरी दुनिया को साम्यवादी देश कहा जाता है, जबकि तीसरी दुनिया को नाटो या विकासशील देश कहते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन गलत पूछा गया है, यहाँ पर दूसरी दुनिया में पहली दुनिया को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर आएगा पहली दुनिया को दोस्तों कहा जाता है। तो पहली दुनिया को पूंजीवाद कहा जाता है और तीसरी दुनिया को कहा जाता है विकासशील देश। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी दुनिया साम्यवादी, पहली दुनिया पूंजीवादी, तीसरी दुनिया विकासशील। क्लियर। सन 1960 में महाराष्ट्र और डैश राज्य बना था। तो सन 1960 में महाराष्ट्र और डैश राज्य बना था। तो सन 1960 में दोस्तों महाराष्ट्र और के साथ साथ कौन सा राज्य बना था? तो उसका सही उत्तर आएगा दोस्तों गुजरात। इसी तरह से दोस्तों 2000 में कौन कौन से राज्यों का गठन किया गया था? उत्तराखंड की अगर हम बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो झारखंड बना था दोस्तों बिहार से, छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हिमाचल प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। या आपको इस जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ फर्स्ट चैप्टर है वहाँ में दोस्तों राज्यों के गठन, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसको पूरी तरह से क्लियर कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। मुस्लिम लीग ने डैश सिद्धांत की बात की थी। तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ? तो वो हुआ था बेलग्रेड में। सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, पूर्वी गठबंधन को वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब की गई? तो पूर्वी गठबंधन को वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की, जिसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है दोस्तों। यहाँ पर भी तो कालक्रम अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं जो सबसे पहले आएगा इसके अंदर, तो वो आएगा दोस्तों पहले ट्रूमैन सिद्धांत। जी हाँ, सबसे पहले आएगा ट्रूमैन सिद्धांत, यानी फर्स्ट पे आएगा ट्रूमैन सिद्धांत। ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर आएगा ये। थर्ड की अगर हम बात करें उसके बाद आता है क्यूबा में संकट 1962। ठीक है। और पांचवा आता है बर्लिन, चौथा आएगा बर्लिन की दीवार गिरना 1999 में। तो इस तरह से जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों होगा बी, यानी 1, 2, 4 और 3। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। और 1945 में जब अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, उसके बाद ये जो है युद्ध समाप्त हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट, व्यापक परीक्षण प्रतिबद्ध संधि CTBT और परमाणु अप्रसार संधि NPT और आंशिक परीक्षण प्रतिबद्ध संधि PTBT। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा शस्त्र नियंत्रण संधि है? तो शस्त्र नियंत्रण की अगर संधि की बात करें तो तीनों जो है दोस्तों शस्त्र नियंत्रण संधि है, चाहे वो CTBT हो, NPT हो, PTBT हो। तो ये दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि CTBT कब लागू हुआ, NPT कब हुआ, PTBT कब हुआ। यहाँ भी आपको देख लेना है। उसका सारा जो उत्तर है दोस्तों वीडियो के लिंक में जो है उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसे पूरी तरह से विस्तारित रूप से इसे बताया गया है दोस्तों, और हमारे चैनल में द पॉलिटिकल मास्टर में जाकर उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के सिद्धांत हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के जो विदेश नीति के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति सिद्धांत क्या क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता नीति को दोनों महाशक्तियों से स्वतंत्र रहने के लिए अपनाया, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एफ्रो एशिया एकता के लिए प्रयास किया, बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने विश्व शांति के लिए निरस्त्रीकरण समर्थन किया, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीसरा जो है गलत है दोस्तों। तो 1, 2 और 4 से यानी सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, 1947 और 1962 के बीच भारत चीन संबंधों के बारे में क्या सही है? तो 1947 और 1962 के बीच जो है भारत और चीन के संबंधों के बारे में क्या सही है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी आएगा, यानी सिर्फ 1, 2 और 3 सही, 1, 2, 3 सही, बाकी भारत
1960 में भारत दलाई लामा को राजनीतिक शरण दी, ये गलत है। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बारे में क्या सही है? तो भारत और बांग्लादेश के बारे में क्या सही दोस्तों? तो भारत और बांग्लादेश के बारे में जो कथन दिया वो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया? तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया? इसके लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो सही है वह केवल ए यानी विदेश, रक्षा और आर्थिक नीतियों को स्वतंत्रपूर्वक अपनाने के लिए। प्रश्न नंबर 30, शिमला समझौते पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? तो शिमला समझौते पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 अभिकथन वाला है ये। भारत म्यांमार के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील है। कारण, आज भारत के लिए उत्तर पूर्व में शांति, बंगाल की खाड़ी में चीन को रोकने और रोहिंग्या संकट से निपटने जैसे कई मुद्दों के कारण म्यांमार अब अहम सहयोगी बनता जा रहा है। तो 31 का जो सही उत्तर दोस्तों ए है, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन से क्या शिकायत है? ए, संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है। बी, बड़ी आर्थिक ताकत उन्हें एक तरफ धकेल देती हैं, यानी दोनों कथन सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वह दोस्तों आने वाली पीढ़ी को युद्ध से छुटकारा दिलाना और सदस्य देशों के बीच झगड़ों को बातचीत द्वारा सुलझाना। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से निपटने वाली एजेंसियां कौन सी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से निपटने वाली जो एजेंसियां हैं वह हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ये सब यानी 1, 2 और तीनों सही हैं। सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य क्या हैं? तो सुरक्षा परिषद के जो मुख्य कार्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो सुरक्षा परिषद के जो मुख्य कार्य हैं वो हैं दोस्तों इसमें सभी यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। नीति आयोग के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन को चुनना है हमें। तो गलत कथन कौन सा है इसमें नीति आयोग के बारे में? तो दोस्तों वह है राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या सही है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जो सही कथन है वह सिर्फ ए और 3, यानी 1 और 3 की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए सर्वोच्च निकाय, बिल्कुल ठीक है। और इसे 6 अगस्त 1952 में स्थापित किया था, ये भी कथन गलत है, बल्कि इसका पदेन मुख्यमंत्री नहीं होता जबकि प्रधानमंत्री होता है, ये कथन गलत है, यानी सिर्फ 1 और 3 सही हैं। अभिकथन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। कारण यह 1955 कारण ये जो क्या कहा कि यह 1955 में शुरू की गई थी। तो इसके अगर हम बात करें दोस्तों 38 का, तो अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। राष्ट्रपति क्लिंटन के आदेश अनुसार ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या था? तो राष्ट्रपति क्लिंटन के अनुसार जो है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच अमेरिका द्वारा सूडान, अफगानिस्तान में स्थित अलकायदा आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों द्वारा हमले कर उन्हें नष्ट करने का अभियान था। तो सिर्फ ए सही है इसमें दोस्तों। अरब क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो अरब क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो पहला अगर हम बात करें 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नया विकास उदय, बिल्कुल ठीक है। और इस प्रकार के परिघटना को अरब क्रांति के रूप में जाना जाता है, ये सही है, यानी 1 और 2 सही है, बाकी इसका हम 2006 में कथन गलत है, यानी 20 का सही उत्तर है। 41 अभिकथन, सोवियत प्रणाली से जनता असंतुष्ट थी, बिल्कुल असंतुष्ट थी। सोवियत नागरिकों का संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पूरी तरह से राज नियंत्रित होने के कारण नौकरशाही का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा था। तो 41 की अगर हम बात करें तो 41 का जो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। 42, भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था? तो भारत को एकता के सूत्र में बांधना कठिन था क्योंकि ए, संपूर्ण भारत में एकरूपता है। बी, यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सी, अलग अलग संस्कृतियों वाले और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो 42 का जो सही उत्तर है वो दोस्तों आएगा सिर्फ 2 और 3, यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और अलग अलग संस्कृति वाले और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इसमें ये सही, बाकी पहला कथन गलत है। 43, हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्सों के भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतिष्ठा क्यों करनी पड़ी? इसके अगर कथन की बात करें दोस्तों
तो 43 का जो सही आएगा, तो 43 का जो सही उत्तर वो है सिर्फ सी, यानी 1 2 तीनों सही हैं। 44 अभिकथन और कारण वाला है। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हो रहे थे। तो 44 का जो सही उत्तर है बिल्कुल ए आएगा। इसका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी है दोस्तों। अवरोध किसे कहते हैं? 45। तो 45 अवरोध की अगर हम बात करें तो जब दोनों पक्ष शक्तिशाली व परस्पर विनाश करने में समर्थ होते हैं तब कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता, इसे अवरोध कहा जाता है। सिर्फ ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। वारसा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है? तो वारसा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन क्यों कहा जाता है? तो पूर्वी यूरोप के बहुत से देश सोवियत संघ के नेतृत्व में गठित गठबंधन वारसा पैक्ट में शामिल थे, इसलिए इसे पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। बिल्कुल कथन सही है, सिर्फ ए सही है दोस्तों। अभिकथन गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता से नहीं, बिल्कुल सही है। गुट निरपेक्षता नीति का अर्थ यह नहीं कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखेंगे। बिल्कुल 47 का कथन और कारण दोनों सही है। अब 47 का जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ए, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही और ए कथन जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। 48 सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। बिल्कुल, उस समय क्यूबा के प्रधानमंत्री फिदेल कास्ट्रो थे। तो 48 का जो अगर हम बात करें 48 का जो सही का अभिकथन सही है लेकिन कारण बिल्कुल गलत है दोस्तों। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। चित्र में दिखाए गए व्यक्ति की पहचान कीजिए। जो चित्र में व्यक्ति उसकी पहचान के ना अगर हम बात करते हैं ये व्यक्ति है दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव। प्रश्न नंबर 50 नीचे भी चित्र दिया गया है और इस संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो जो चित्र दिया गया दोस्तों इस संगठन का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, इस संगठन का जो मुख्य कार्य है, तो मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित संस्थाओं का विनिमय और वित्त पोषण करना है। ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 51 का ये जो चित्र है वो दर्शाता है यह है रियासत के लोगों को और वहाँ के शासकों पर निर्भर है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद को ध्यान पर पढ़िए और इन अनुच्छेद के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना आपको। तो 52 का जो उत्तर है दोस्तों उसका जो उत्तर है वो आएगा ए स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल को। बी 53 की अगर बात करें तो 53 का भी उत्तर आएगा ए 10 सोवियत गणराज्य। 54 का है जो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल किसे प्रोत्साहित करता है? तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल किसे प्रोत्साहित करता है? तो वह उपरोक्त सभी को दोस्तों प्रोत्साहित करता है। 55 CIS का पूर्ण रूप क्या है? तो CIS का जो पूर्ण रूप अगर हम बात करें तो CIS का पूर्ण रूप कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ए 56 लोकतंत्र की धारणा किससे जुड़ी हुई थी? तो लोकतंत्र की जो धारणा है वो दोस्त किससे जुड़ी हुई है? तो 56 की अगर हम बात करें तो 56 का जो उत्तर है वो है दोस्तों ए, यानी एकता को पहचानना और स्वीकार करना। लोकतंत्र की धारणा है विचार और जीवन पद्धतियों से। 57 का जो उत्तर आएगा दोस्तों आएगा सी, विभिन्नताओं को पहचानना और उसे स्वीकार करना। 58 भाषा व राज्यों के पुनर्गठन से किस सिद्धांत को स्वीकृति मिली? तो वह है 58 का बी, यानी विभिन्नता के सिद्धांत को। नेक्स्ट 15 विभिन्नता में आपसी डैश हो सकते हैं, तो विभिन्नता में आपसी डैश जो है विरोध हो सकते हैं। 60 का जो उत्तर आएगा दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सकारात्मक प्रभाव था। तो 60 का जो सही उत्तर है वह सी, यानी 1 और 2 सही है। तो ये दोस्तों 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ और ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ का पार्ट 6 था और ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने दोस्तों ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अगर आपने पहले के 5 पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप उसे कवर कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में टर्म 1 के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।